प्रोफेसर राकेश सिन्हा से निवेदन करूंगा कि आज के विषय को रखें और अपना उद्बोधन दें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सेक्रेटरी जी, मीनाक्षी लेखी जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, अशोक मलिक जी, कर्नल साहब और पश्चिम बंगाल के सांप्रदायिक दंगों में जो लोग पीड़ित हुए और आज कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आए, उन सब का मैं इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं कुछ मिनटों में इस सेमिनार की पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहता हूँ। मित्रों, ये सेमिनार सिर्फ इसलिए नहीं है कि पश्चिम बंगाल में दंगे हुए, यह इस सेमिनार के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। जब विचारधारा की राजनीति समाप्त हो जाती है तो दो प्रकार की राजनीति उभरती है, एक व्यक्तिवाद और दूसरा पहचान की राजनीति। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जब लोग संघर्ष कर रहे थे तो अंग्रेजों को हटाओ के साथ साथ हर स्वतंत्रता सेनानी, हर विचार का मानने वाला संगठन विचार के साथ ही संघर्ष कर रहा था। विचार के साथ जब संघर्ष चलता है, आइडिया और स्ट्रगल जब साथ साथ चलता है तो एक राष्ट्र को एक दिशा मिलती है। इसलिए आप आजादी के आंदोलन का इतिहास देख लें तो दुनिया के आजादी के आंदोलनों के इतिहास से भिन्न इसीलिए है कि विचार और संघर्ष दोनों साथ साथ चले। दुर्भाग्य की बात यह है कि 70-80 के दशक के बाद से जब विचारधाराओं का में गिरावट आनी शुरू हुई तो व्यक्ति और पहचान ये महत्वपूर्ण हिस्से बन गए। जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसे लोकप्रियता मिलती है, लेकिन संघर्ष यदि अंतिम कड़ी हो यह संभव नहीं। पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी ने मार्क्सवादी आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष किया, उन्हें अद्भुत लोकप्रियता मिली, लेकिन संघर्ष करते हुए संभवतः उनके मस्तिष्क में विचार का कोई स्थान नहीं था। इसी कारण से जब सत्ता में आई तो उनके पास एक कोई रोड मैप नहीं था पश्चिम बंगाल के विकास का। तो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए ऐसा व्यक्ति फांसीवादी तरीके को अपनाता है। जैसे हिटलर ने, जैसे मुसोलिनी ने जो रास्ता अपनाया, आज ममता बनर्जी वही रास्ता अपना रही हैं। यदि वह हिटलर और मुसोलिनी का भी रास्ता अपनाती तब भी उनसे संघर्ष करना आसान था। एक दूसरा पहलू भी इसमें है। बंगाल का इतिहास देख लीजिए। आजादी से पहले बंगाल 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया मुस्लिम और हिंदू के नाम पर, तो 5 से लेकर 11 तक जो संघर्ष चला, जो बंगाली ब्रदरहुड दिखाया गया, भारतीय राष्ट्रीयता और बंगाली ब्रदरहुड जो एक साथ काम की, 1911 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को, उस पार्टीशन को समाप्त करना पड़ा। लेकिन ऐसा करते करते ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो जहर घोल गया, उस जहर का परिणाम क्या था और किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण किया गया, उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। बंगाल के फोक जो कहानियां चलती हैं, उस कहानियां में एक राजा की कहानी है। उसकी 2 पत्नी थी, एक डुओ रानी थी, एक सुओ रानी थी। अब डुओ रानी सुओ रानी की कहानी देखिए, आम लोगों तक कैसे सांप्रदायिकता को ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के साथ आम लोगों के मस्तिष्क में बैठाया। मुस्लिम समाज के बारे में 2 बातें कही। 1870 में हंटर कमेटी बनाकर उसने यह साबित करने की कोशिश की कि मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण हिंदू है। यह विमर्श तो पढ़े लिखे मुसलमानों में लागू हो रहा था, लेकिन जो कम पढ़े लिखे थे उनको यह समझ में नहीं आ रही थी, उनको कोई इस तरह का भेदभाव दिखाई नहीं पड़ रहा था। तब कहा गया कि मुसलमान क्या है बंगाल में। सुओ रानी को राजा बहुत प्यार करता था, डुओ रानी को राजा प्यार नहीं करता था। तो हिंदू सुओ रानी है, मुसलमान डुओ रानी। और ये बात बंगाल के एक सामान्य कारीगर, कलाकार, किसान, मजदूर के दिमाग में बैठी। और यह जो सांप्रदायिकता की लौ वहां चली,
उसकी दो घटनाएं इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता है। हम बार बार हिटलर की कार्नेज की दुहाई देते हैं, यहाँ के मार्क्सवादियों से बहुत कोट करते हैं, लेकिन जहां पर मार्क्सवादियों का लंबे समय तक शासन रहा वो भूल जाते हैं ग्रेट कलकत्ता किलिंग। वो क्या था? जिन्ना ने अगस्त में आदेश दिया कि हिंदुओं को समाप्त करो। इतनी खतरनाक वह दंगा था, अनप्रोवोक्ड वायलेंस था। उसकी एक छोटी कहानी है कि स्टेट्समैन की एक पत्रकार, महिला पत्रकार जो मां बनने की प्रक्रिया में थी, दंगाइयों ने उसे भी नहीं छोड़ा। धर्म के नाम पर 20 सड़क पर संवाददाता के रूप में काम कर रही उस महिला का बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी। इस तरह की अनेक घटनाएं घटी, हजारों लोग मारे गए। फिर उसके बाद नौवा खोली का तुम जानते हैं। लेकिन कलकत्ता कार्नेज के बाद ना वहां जवाहरलाल नेहरू गए, ना महात्मा गांधी गए। क्यों नहीं गए? आज हमारे बीच जवाहरलाल नेहरू नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन इतिहास का विषय विश्लेषण का है। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद जिसमें हजारों हिंदू मारे गए, नेहरू और गांधी क्यों नहीं गए? आज बंगाल की सिर्फ वही परिस्थिति बनती जा रही है, जहां जहां पर हिंदुओं की संख्या कम है वहां वहां पर खुलकर हिंसा हो रही है। राज्य उस हिंसा को प्रोत्साहित कर रही है। और आज पश्चिम बंगाल में दुर्भाग्य से एक नहीं, दो मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री तो इलेक्टेड ममता बनर्जी है, दूसरा नॉन इलेक्टेड है। वह सचिवालय में नहीं बैठता है, वो टीपू सुल्तान मस्जिद में बैठता है। ममता बनर्जी और बरकती, ये दो मुख्यमंत्रियों से पश्चिम बंगाल चल रहा है। हत्या की फतवा जारी करने वाला आतंकवादी होता है, चाहे वो फतवा किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति क्यों नहीं जारी करे। और आतंकवाद की परिभाषा दूसरी क्या हो सकती है? तस्लीमा नसरीन की हत्या, जिसे भारतीय राष्ट्र ने, भारतीय राज्य ने शरण दिया, उसके खिलाफ फतवा जारी करना, बाद में भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा जारी करना, और ममता बनर्जी उसके साथ घुल मिल रही थी। पहले मैं सोचता था कि वो ममता बनर्जी की रास्पुटिन है, अब मुझे लगा रास्पुटिन नहीं। बाद में मुझे लगा वो रिमोट कंट्रोल है, मुझे लगा रिमोट कंट्रोल है, वो तो साक्षात मुख्यमंत्री है। उसके कहने पर ममता बनर्जी ने अमेरिका के एम्बेसडर से 2014 में मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने फोन किया कि आप अमेरिका के एम्बेसडर से नहीं मिले। भारतीय राज्य में ऐसा दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। मार्क्सवादी गुंडागर्दी के बाद ममता बनर्जी के यह खुला हिंसा का जो नग्न नाच है बंगाल में, वो बहुत दुखदायी है। भारतीय पंथ निरपेक्षता के लिए खतरा है। जिस पश्चिम बंगाल ने बिपिन चंद्र पाल को पैदा किया, जिसने टैगोर को पैदा किया, जिसने बंकिम को पैदा किया, जिसने भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दिया, वह बंगाल आज सांप्रदायिकता का एक प्रयोगशाला हो गया है। इसी उद्देश्य से भारतीय प्रतिष्ठान ने आज के कार्यक्रम का आयोजित किया है।